हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों। अगर मैथ में डर लगता है तो समझ लीजिए आप सही क्लास में आए हैं, क्योंकि मैथ में ध्यान रखना डर नहीं लगता। मैथ में लॉजिक चलते हैं। और यकीन करिए, ये एक ऐसी रिवीजन क्लास होगी जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का आपको पार्ट 1 कंप्लीट रिवीजन मिलेगा। जो भी ऑफलाइन के मेरे बच्चे हैं वो सभी अपना रिवाइज करें, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो सभी बच्चे जहां जहां कॉन्सेप्ट में आपका दिक्कत है, जो जो कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है, जो कॉन्सेप्ट आपको फील नहीं हो पा रहे हैं मेरे बच्चे, आप इस सेशन को पढ़िएगा और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि सर फील हुए कि नहीं हुए। अगर फील होंगे तो बच्चों ये सेशन ऐसे ही मैं देता रहूंगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत कर लेते हैं। अपना टास्क है सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट रिवाइज करेंगे। दो पार्ट में मैंने रखा है एपी को। एक पार्ट में काफी हद तक कॉन्सेप्ट और समथिंग कुछ क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में ओरिजिनल लेटेस्ट पीवाईक्यूज कि हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कैसे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अपने कॉन्सेप्ट के साथ रीअरेंज कर सकें, वो सारा का सारा प्रोसेस आप ऑब्जर्व करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड इज हियर। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यही आती है, सबसे पहला दर्द भी होता है आपको। क्या होता है भाई, एक बार बताओ। सबसे पहली जो प्रॉब्लम बच्चों को देखने को मिलती है वो ये आती है कि सर ये सीक्वेंस क्या चीज है, सर ये सीक्वेंस क्या चीज है। सबसे पहली दिक्कत, तो सीक्वेंस एक रैंडम पैटर्न है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहां पे देख सकते हैं, जैसे 2 4 6 10 11 12 15 एलिमेंट्स लिख दिया। दूसरी अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो ध्यान से देखो, दूसरा पैटर्न में करता हूं कि 2 2 4 6 8 10 12, यस या नो। तीसरे अगर पैटर्न की बात करता हूं तो 1 3 5 7 9। एक और पैटर्न की बात कर लेता हूं, 5 7 8 9 10 12 13। मेरे भाई ये सब सीक्वेंस हैं। क्या है, ये सारे के सारे सीक्वेंस हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग 2 4 6, अब वैसे अपने माइंड सेट में 8 आता तो नेक्स्ट हम बोल सकते थे, लेकिन 6 के बाद 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15, मतलब द नेक्स्ट को नंबर क्या आएगा अपने को आइडिया नहीं। तो इसीलिए सीक्वेंस है। सीक्वेंस में जरूरी नहीं, हाँ ये वाली जो सीक्वेंस है इसमें 2 4 6 8 10 12, इसमें एक पैटर्न बन गया, एक रूल बन गया कि पक्का है 12 के बाद 14 आएगा, मतलब जो भी रूल है वो 2n टाइप का हो गया। n इज द नेचुरल नंबर। जब भी इस चैप्टर में n दिख जाए ना भाई तेरे को, जब भी इस चैप्टर में आपको n दिख जा रहा है मेरे को, तो n इज द काउंटिंग नंबर जो हमें नेचर ने दिए, हमारी प्रकृति ने हमें जिन नंबर को दिया, हमारे नेचर ने जिन नंबर को दिया, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो n क्या है, n इज द नेचुरल नंबर जो हमारे नेचर ने हमको गिफ्ट किए। तो ये 2n टाइप का हो गया। अगर हम इसकी बात करें भाई 1 3 5, चल भाई ये ठीक है, 1 3 3 5 5 7 7 9, तो ये पैटर्न बन गया। अगर इस पैटर्न को बनाया जाए, एक रूल से लिखा जाए, तो एक रूल भी ले सकते हैं इसका, 2n-1, मतलब अगर n बराबर 1 रखे तो देन 1, 2 पुट करेंगे देन 3, 3 पुट करेंगे तो सिंपल सी बात 5 आएगा। बट इसमें अगर मैं कहूं 5 7 8 9
5 to 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, फिर 12, फिर 13, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। चाहे एक सही पैटर्न में, एक ऑर्डर में, जिसका एक फार्मूला लिख सकते हैं या जिसका ऑर्डर नहीं लिख सकते, वो सब सीक्वेंस है मेरे भाई। लेकिन अगर यहां से एक तो बात ये समझ गया कि सीक्वेंस का ये कॉन्सेप्ट है, यहीं से एक दूसरा मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं कि एक वर्ड आएगा बड़ा ही अच्छा आएगा, प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, सीक्वेंस का स्पेशल पार्ट है जो एक रूल बताता है। क्या बताता है? रूल। कोई प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, यस, प्रोग्रेशन भी सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर पार्ट। कैसा? प्रोग्रेशन क्या है? इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस विद डेफिनेट रूल और फार्मूला, जो एक डेफिनेट रूल और फार्मूला पर चलते हो। मेरे दोस्त ध्यान से देखो, अगर हम इससे पहले वाले स्लाइड में देखें तो यहां पर ये सीक्वेंस है, ये भी, और ये भी सीक्वेंस है, बट ये वाली जो सीक्वेंस है ये प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसका हम कोई रूल नहीं लिख सकते, हम चलेगा नेक्स्ट क्या आने वाला है। बट ये वाली जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन बन जाती है। मैंने आपसे क्या कहा था? पहले ही कहा था कि आप मेरे से मैथ्स रिवाइज तो कर ही रहे हैं 2026 के लिए, लेकिन मैं फील कराऊंगा। आप कहीं भी पढ़े होंगे, आप फील कर पाएंगे, एक एक वर्ड का स्पेसिफिक बात समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम वर्ड्स पे, कॉन्सेप्ट पर सही वर्क कर लेते हैं, तभी जाके जेईई के एक सवाल को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और मैं जेईई के सवाल पार्ट 1 में 1, 2, 4 जो भी करा पाऊंगा, पार्ट 2 में तो पीवाईक्यूज ही भरे होंगे, और मैं दिखाऊंगा कैसे ये कॉन्सेप्ट आपने सीखे और कैसे रिलेट हो पाए। ठीक है? तो मेरे भाई ये समझ में आ गया, ये सीक्वेंस है, बट दिस सीक्वेंस इज नॉट प्रोग्रेशन, बट दिस सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेस। तो एक बात क्लियर हो गई, क्या सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन होते हैं? नो, सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते। एवरी सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन? नो, दिस इज सीक्वेंस बट दिस इज नॉट प्रोग्रेशन, दिस इज सीक्वेंस बट दिस इज आल्सो प्रोग्रेशन। ये अनुक्रम है, प्रोग्रेशन भी है, ये अनुक्रम है बट प्रोग्रेशन नहीं है। गॉट इट? लेकिन सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं? यस, प्रोग्रेशन तो आया ही है, पैदा ही हुआ है सीक्वेंस से। गॉट इट? तो एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, यही आगे पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए कैसे रीअरेंज कर रहे हैं कि एवरी सीक्वेंस, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। यस, जितने भी प्रोग्रेशन है ये सीक्वेंस से ही तो आए होंगे। तो एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, राइट? एवरी सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी प्रोग्रेस, राइट? ये भी सेकंड टिप्स भी अच्छी है कि सारे सीक्वेंस जरूरी नहीं प्रोग्रेशन हो जाए, सारे सीक्वेंस जरूरी नहीं प्रोग्रेशन हो जाए, वही सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा जिसका एक रूल लिख सकते हैं, जैसे 2n लिख दिया, 2n-1। और थर्ड बात, फॉर एवरी सीक्वेंस, फॉर एवरी, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू राइट अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। हर एक सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला लिख सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे इस सीक्वेंस का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं लिख सकते क्योंकि पैटर्न नहीं है, बट इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला 2n लिख सकते हैं, इसका स्पेसिफिक फार्मूला 2n-, बट इसका नहीं। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट क्लियर हो गया थर्ड वाला कि सारे सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी पॉसिबल टू राइट अ स्पेसिफिक फार्मूला। सारे सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक फार्मूला लिख सके ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर प्रोग्रेशन है तो इसका स्पेसिफिक फार्मूला पक्का हो, सारे प्रोग्रेशन का एक स्पेसिफिक फार्मूला।
अब एक बात, थोड़ा सा बात उतरने दो, मैं लास्ट में बोल रहा हूं, अब मुझे रिप्लाई देना। सीक्वेंस से ही क्या आता है? प्रोग्रेशन। लेकिन कौन सी सीक्वेंस प्रोग्रेशन बनती है? जिसमें एक स्पेसिफिक फार्मूला जिसका लिख सके, जिसका स्पेसिफिक फार्मूला लिख सके, वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन। तो मैं आपसे कहूं भैया प्रोग्रेशन बनाना है, तो कहना सर यहां आओ, सीक्वेंस बताओ। हम कहा हाँ ये सीक्वेंस है। कहना अब सर रुक जाओ, अगर इसका स्पेसिफिक फार्मूला बन गया तो वो प्रोग्रेस, मतलब इनपुट में आपको लाना सीक्वेंस ही है, लेकिन वो आउटपुट में आपका प्रोग्रेशन तब होगा जब उसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला लिख सके। ठीक है, इसका मतलब सारी सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो नॉट पॉसिबल, बट सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो, जो सीक्वेंस होगा तभी प्रोग्रेशन होगा। लेकिन कौन सा सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा? जिसका स्पेसिफिक फार्मूला लिख सके। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब यहां तक मेरे दोस्त ये बात तो क्लियर हो गई कि पहली वाली बात क्लियर हो गई, सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं। कह रहा सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number। बिल्कुल बात सही। अब आप देखिए ये वाली सीक्वेंस थी, इसका फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? 2, सेकंड टर्म क्या आ रहा है? 2 2 जा 4, थर्ड टर्म क्या आ रहा है? 6, फोर्थ टर्म क्या आ रहा है? 8, कंटिन्यू डॉट डॉट डॉट। तो अब आप बताओ, यही तो फंक्शन में वर्क करते हैं कि वैल्यू को पुट करते जाओ, इनपुट देते जाओ तो आउटपुट मिलता है। तो इसका मतलब जो वैल्यू पुट कर रहे हैं दैट इज द डोमेन, जो वैल्यू डाली जाती है वही तो प्रांत होता है, और जो वैल्यू अपने को मिलती है वो रेंज होती है, परास होती है, वो रेंज होती है। तो इसका मतलब क्या है? सीक्वेंस एक बिहेव करता है जस्ट लाइक अ फंक्शन। इट इज क्लियर कि सीक्वेंस इज ऑल्सो एन फंक्शन, और फंक्शन है तो जो डालोगे वो डोमेन, जो आएगा वो रेंज। पिस्टल देखिए, जो मैगजीन में भरेंगे वही डोमेन है। पिचकियां जहां जाके गोलियां लगेंगी, बुलेट लगेंगी, वो रेंज है। तुम्हारी बंदूक की रेंज कितनी है ठाकुर, हमें बता दो, हम है पांडे सर। बच्चों को मैथ्स फील कराने के चक्कर में जान भी दे देंगे, है ना? तो कहने का मतलब बच्चों, इसका मतलब है सीक्वेंस, आज से याद रखना, फंक्शन होता है। अब मुझे दोबारा ना बताना पड़े, आप प्यार से बोलोगे सर सीक्वेंस ना, सर सीक्वेंस ना, सर सीक्वेंस फंक्शन होता है। गॉट इट? सीक्वेंस फंक्शन होता है, और फंक्शन अगर है तो सर डोमेन पक्का कभी चेंज नहीं होता, नेचुरल। कि एन की वैल्यू से अगर तुम्हें पैटर्न बनाना है तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ही रखना। और रेंज रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर का आ जाएगा, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, रियल सीक्वेंस। कॉम्प्लेक्स में भी जाते हैं बट अभी रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। भाई यहां तक बताते जाओ, बात सही हो रही है? बात सही हो रही तो अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये पैटर्न दिया गया है और मेरे को इस पैटर्न में ना वैल्यू निकालनी है, ये किसी सीक्वेंस का रूल लिखा हुआ है, nth टर्म वाला है ना, ये तो मरते। तो थर्ड टर्म बताना है, कुछ नहीं करना है, n की जगह 3 रखा, -1 की पावर 3 और 3 - 7, ये ऑड पावर पे तो साइन माइनस आता है, 7 - 3 -4, माइनस माइनस +4, देन आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल सी बात थी। जैसे आपको an बराबर अगर 2n दिया गया तो आपको बताना कि इसके 100वें नंबर पे कौन सा पद होगा, तो 200 होगा। तो जो इतना मजेदार है, इतनी मजेदार बात है, इतनी मजेदार बात है, मतलब हम लोगों ने निकाल के नहीं देखा, डायरेक्ट बता दिया कि 100वें प्लेस पे 200 रखा हो, गारंटी है। तो ये इसकी बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्लियर हो गया प्रोग्रेशन क्या होता है, अब आप समझ ही चुके हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 13579 अगर दिया गया है, 13579 दिया गया है, तो ये प्रोग्रेशन है, इसका n में पद क्या होगा? 2n - 1, ऑड है ना,
अगर 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4 - 1 3 आएगा, 3 रखोगे तो 5 आएगा। अगर ये वाला दिया जाए, ये बड़ा ही जेई के सवालों में भी यूज होता है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं कि इवन नंबर का nth टर्म लिखना हो तो 2n होता है। अभी लेटेस्ट का 2025 का मैं सवाल कराऊंगा जेई का, इस पर इवन और ऑड नंबर पे सवाल आया। बोला ऑड नंबर जो है उनका सम इतना है, इवन का इतना है, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बोलता है कि 27 आता है, 27 आता है, तो उसमें से वो वैल्यूज पूछ लेता है, एन का मान पूछ लेता है। तो अभी मैं देखो मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट पर जेई ने कब कौन सा सवाल पीवाईक्यू पूछा है आपके सर के ब्रह्मांड में घूम रहा है। तो मैं आपको रियलाइज कराते जा रहा हूं रिवीजन में कि ये चीज मैं लिखा रहा हूं तो इस पे पीवाईक्यूज बार बार आ रहे हैं, तो इसको अभी अपनी अभ्यास में, अपने प्रैक्टिस में ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये हॉट्स लिखा हुआ है। रिवाइज में ऐसे सवाल जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर हैं, जो सवाल 90% स्टूडेंट फंस जाएंगे, तो हम उन सवालों को भी रिवीजन में ले ले रहे हैं कि उन सवालों को भी ले लिया जाए कि जिसमें फंसना ही है तो रिवीजन में उनको जल्दी जल्दी समझा दिया जाए। जैसे 1 3 7 15 31 एन टर्म बताइए, तो इसका तो एन टर्म बहुत जल्दी बता दोगे 2n - 1, इसका समझ के तुरंत बता दोगे 2n आ जाएगा। बट ये थोड़ा स्पेसिफिक है, जरा ध्यान से देखो। 1 + 3 + 7 + 15, अगर हम इसके एन टर्म की बात करते हैं तो ये पैटर्न है, जरा ऑब्जर्व करो। मैं सिखा रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है, थिंकिंग। 1 तो 1 रहने दो, इसको अगर देखा जाए इसको लिख सकता हूं 2 + 1, और 7 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 + 3। देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 2 क्यूब मतलब 8 + 7। इसको लिख सकता हूं, आगे और भी जो भी आएंगे n तक जाना है हमको। तो अगर आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो एक यहां सीरीज बन गई 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, ये n तक जा रही है, और एक आपकी सीरीज बन जाएगी 1 + 3 + 7 + डॉट डॉट डॉट, ये n तक। अब देखो ये अगर अभी जीपी का थोड़ा आइडिया हो तो आप देखो जीपी मतलब 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब दिस इज द जीपी, कॉमन रेशियो जिसमें सेम होता है वो जीपी है। थोड़ा सा वो तो रिवीजन करा रहा हूं, आप जीपी तो पढ़े ही होंगे, 9 से शुरू 10 से शुरू हो जाती है तो आप पढ़े ही होंगे। तो जीपी में एन टर्म का जो फार्मूला है वो मैं लिख रहा हूं, ए अगर आर का मान 8 से ज्यादा है तो Rn - 1/R-1। ठीक है, मेरा जो मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर चैनल है वहां पे आप जानते हो मैं एक सोच कर चला रहा हूं कि फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला, उसमें मैं बता रहा हूं कि ये फार्मूला आया है तो कैसे आया, हाउ, कैसे आया, ये लॉजिक क्लियर करा रहा हूं। एक मेरी सीरीज चल रही ब्रह्मास्त्र के नाम से इसी चैनल पे, मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर चैनल पे। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे फार्मूला और प्रॉब्लम से जो मुझे आइडिया है उन फार्मूला को भी मैं रिवाइज करा रहा हूं। ब्रह्मास्त्र में क्या है कि आपको पेपर से 1 महीना पहले इसको देख के जाना है, पेपर से 4 महीना पहले इसको पढ़ लो, आपके लॉजिक्स अच्छे हो जाएंगे। तो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करा रहा हूं, तो वहां जाके आप देखो। ठीक है, तो अब ये फार्मूला में अगर मुझे n पदों का योग निकालना है तो a तो 1 है, r कितना है 2, तो 2n - 1 और 2 में से दिया a और प्लस 1 3 5 7। आप देखिए 1 3 7, तो कितने कितने का अंतर हो गया, ये 2 और 1 3, और ये कितना हो गया 3 और 7 का अंतर हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न बनेगा, इस पैटर्न को थोड़ा फोकस करो भाई, ये जो पैटर्न बना इस पैटर्न को फोकस करना पड़ेगा। 1 3 और 7, 1 3 और 7 है ना। कौन सा रूल बना इसमें, इसमें रूल क्या बना, पहले ये रूल को देख लो, रूल को समझो भाई। 2 में से 1 गया 1, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, ये वाला पैटर्न फंस जाएगा, ये तो कोई प्रोग्रेशन आ नहीं रहा यार। तो 1 सेकंड रुक जाओ, इसमें एक काम करते हैं,
अगर इसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं आ रहा है तो इस पैटर्न को यहां पर अगर ध्यान से देखें, क्योंकि वो प्रोग्रेशन तो आ नहीं रहा है, मामला फंस गया, हमें तो प्रोग्रेशन चाहिए, एन तक जाना है। तो एक काम कर सकते हैं भाई, यहां से काम शुरू करते हैं, हमने यहां से शुरू किया, 2 - 1 कर लो भाई, अब बढ़िया बन गया, मस्त। 2 स्क्वायर - 1 कर दो, बहुत बढ़िया। 2 क्यूब मन, अरे वाह, अब तो प्रोग्रेशन बन गया। 2 4 16 16 में से गया, अरे वाह नाइस। अब बेटा दो वाले एक साथ कर लो, दो वाले एक साथ कर लो, दो वाले एक साथ कर लो, और यहां पर मेरे भाई माइनस कॉमन ले लो, 1 + 1 + 1 + डॉट 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 एन। अब दोस्त देखो ये जीपी बन गई, तो ए आर एन -1 अपॉन आर -1 लिखते नहीं इसको, कोई सेम नंबर कितने बार ऐड किया, एन बार, तो ये एन हो जाएगा, समझे। अगर दो को एन बार ऐड कर रहे हो तो 2n हो जाएगा, ध्यान रखना 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n, तो ये हो जाएगा n। और यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो बेस आर सेम तो पावर ऐड हो जाती है, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो पावर विल बी ऐड, और 2n + 1 माइनस के 2 और माइनस के n, देखो ये पैटर्न बन गया होगा, 2 की पावर n + 1 -2 -n, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। तो कहने का मतलब ये सिंपल वाले का तो आप एन निकाल सकते हो, मैं इसमें क्रिएटिविटी बताना चाहता हूं कि कैसे रिजॉल्व करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। तो बताओ ये फील हुआ कि नहीं हुआ, पैटर्न बस पकड़ना है और आगे बढ़ना है, तो इस तरह का अप्रोच, थिंकिंग अप्रोच लाना है, बिकॉज ये डबली पार करना भाई, लाखों करोड़ों के पैकेज में जाना है, तो ऐसे ही थोड़ा चले जाओगे बाबू, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तुम्हें साबित भी करना पड़ेगा हु आर यू, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, शानदार कॉन्सेप्ट। देखिए भाई एपी को पहचानने का तरीका क्या है, इनके डिफरेंस सेम हो, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, एंड लास्ट में से उससे पहले वाला, बिफोर। कई बच्चे पकड़ नहीं पाते, अगर ये an है तो ये an -1 है, इससे पहले क्या होगा, an -2 होगा, ये बात समझे, इसके बाद क्या होगा, an +1 होगा, इसके बाद क्या होगा, an +2 होगा। इस बात को पकड़ने की कोशिश करो मेरे दोस्त, इस बात को पकड़ने की कोशिश करो मेरे भाई, अगर इस बात को पकड़ लोगे तो काम बन जाएगा। अब देखो, अब ये सीरीज दी जा रही, कह रहा विच टर्म इज प्योर इमेजिनरी, विच टर्म इज प्योर इमेजिनरी। तो देखो सिंपल से सवाल तो सब लोग जानते हो, लेकिन मैं ये सवाल क्यों लेकर आया, ये आपके आईआईटी जेईई में आए हुए सवाल ही है, कोई ऐरा गैरा सवाल नहीं है। अगर हम प्योर इमेजिनरी की बात करते हैं तो प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसमें आयोटा का पोर्शन ना हो, आई वाई में वाई 0 हो तो वो प्योर इमेजिनरी नंबर है। और प्योर रियल नंबर क्या होता है, प्योर इमेजिनरी में x 0 होगा तो z बराबर आई वाई हो सिर्फ। और प्योर रियल की अगर बात करी जाए, देखो कैसे कॉम्प्लेक्स का नॉलेज यहीं पे दे रहे हैं, प्योर रियल की बात कर रहे हैं तो x + आई वाई में y 0 हो तो z बराबर x। विदाउट आइटा जो है मेरे दोस्त ध्यान रखना, विदाउट आइटा जो है वो प्योर रियल होता है, वो प्योर रियल होता है। विद आइटा जो है वो प्योर इमेजिनरी होते हैं, और रियल और इमेजिनरी दोनों डाले हैं तो कॉम्प्लेक्स हो गया, मिश्रित हो गया, मिश्रण हो गया, इमेजिनरी और रियल दोनों साथ साथ तो कॉम्प्लेक्स हो गया, मिश्रण हो गया। समझ में आया दोस्त। तो कह रहा कौन सा नंबर प्योर इमेजिनरी होगा, तो देखो इसके अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इसमें 5, तो पहले ये पैटर्न पकड़ो, अगर ये पैटर्न पर ये माइनस, देखो इसमें दो पैटर्न है, एक -8 है, फिर -6 है, -4 है, एक तो ये पैटर्न जा रहा है -8 -6 -4, तो फिर क्या आएगा, -2 भी आएगा, फिर माइनस का आपका 0, हाँ तो क्या आएगा, तो यहां पे अगर देखा जाए कि ये रियल वाला पार्ट जहां 0 हो गया वही प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। कैसे, अगर 5वें नंबर पे प्योर इमेजिनरी है तो a का मान कितना है, अगर इस वाले का, इस पैटर्न का देख लें तो -8 प्लस n - 1 मतलब 4
इंटू डी, डी मतलब क्या होगा बेटा, अगर डी की बात करें तो -6 और माइनस माइनस +8 कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, बिल्कुल सही, 8 में से 8 गया 0। अरे टीएन वाला मैंने फार्मूला जो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा a + n-1 इंटू डी, ये तो 10th क्लास का इतना नॉलेज लेके चल ही रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब 5वें नंबर पे जो भी नंबर आएगा उसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। और ऐसे भी देख लो -8 -6 -4 -2, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद क्या आएगा 0, तो 5वें नंबर पे रियल वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब इमेजिनरी वाला पार्ट क्या होगा, 18 आई है तो 15 आई हो जाएगा, फिर 12 आई हो जाएगा, 12 के बाद फिर 3 कम कर दो 9 आई हो गया, फिर 6 आई हो गया। तो 5वें नंबर पे 1 2 3 4, 5वें नंबर जो नंबर होगा वो आपका 6 आई होगा। और 6 आई जो होता है वो प्योर इमेजिनरी होता है, वो प्योर इमेजिनरी होता कि नहीं होता, पूर्ण रूप से काल्पनिक होता है दोस्त। अब मेरे भाई अब आप बताओ, अब बात समझ में आएगी नहीं आई, अब बात समझ में आएगी नहीं आई, हाँ सर अब बात समझ में आ गई। तो बताइए इस तरह के सवाल मैं लेकर आया जिससे कि इसको भी हॉट्स नाम दिया होगा मैंने, हॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन, कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं यार ये कैसे निकाले, ये अल्टा वाला सवाल कैसे एपी में आ गया। तो मैं इसीलिए तो रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए रिवीजन करा रहा हूं कि रिवीजन तो एक बहाना है, हम ओवरऑल कंप्लीट चीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो भी बच्चा सिंसियर है वो इतना तो मान रहा होगा यार गुरु टीचर कुछ भी छोड़ नहीं रहा, टीचर कुछ भी छोड़ नहीं रहा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये सवाल खूब आते हैं, बेसिक सवाल है, आइडिया देते हैं। ये 3 टर्म जो है एपी में है, किसमें एपी में, तो के का मान बताओ, कुछ नहीं करना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर एपी में है तो इनके डिफरेंस सेम होंगे, इसमें 4k - 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो -k - 2, तो क्या आएगा बेटा, k से k घट गया, ये 2 बचा, 4k में k घटाया 3k, और ये -k 4, तो ये आ गया 3k, 4 और 2 6, k बराबर कितना आ गया 2, k बराबर 2 आ गया, k बराबर 2 किसी ऑप्शन ही में नहीं है। तो ये अगर ये एपी, ये हो सकता है ये एक्स्ट्रा तो नहीं लग गया क्या, लेकिन देख लो चेक कर लो, अगर k सही है 2 2 2 4 8 8 में 2 4 जा 8 8 में 6 किया 2, नहीं नॉट एपी, नॉट एपी। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है वो एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं, ये जो टर्म है वो एक्स्ट्रा आ गया, मुझे लग रहा है ये होगा पहला दूसरा तीसरा। अब करके देखो, अब इसको करके देखो, अब करके देखो, अब इसको करते हैं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, भूल जाइए, k + 2 में से k सब्ट्रैक्ट करो और 3k - 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मेरे को लग रहा सही होगा, k से k कट गया, 3k में से k गया 2k, 2 2 -k 4 4 इधर आएगा, 4 + 2 6 हो गया, तो k = 3 हो गया। अब रख के भी देख लो, AP आना चाहिए 3 3 + 2 5 3 3 जा 9 और 9 में से 2 गया 7, 3 2 5 5 2 7 बिल्कुल सही है, एपी में है, तो k बराबर 3। ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, अगर ये सही है तो ऑप्शन में रख के देख लो, एपी बनना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ऐसे भी सवालों की आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम जेई में जब पढ़ते हैं तो ये सवाल तो नहीं आएगा, बट इस सवाल का स्टेप कहीं ना कहीं अपने कैलकुलेशन में यूज हो जाएगा, तो इस चीज का आइडिया लेते हुए चलो। अब देखो ये सवाल आपका जेई का सवाल है, ये सवाल शानदार सवाल है, आपके जेई का सवाल है, ये सवाल शानदार सवाल है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत मजेदार सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इसको। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, मैं अगर किसी से कहूं 1 से लेकर 1000 तक 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो पहले तो अब अगर देखा जाए तो ये 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 900 होते हैं, यही तो होंगे, क्योंकि जो 99 नंबर कैसे होते हैं वो 2 डिजिट होते हैं, उनको हटा दो, और एक नंबर जो होता है खुद 1000 वो 4 डिजिट होता है, तो एक ऐसा नंबर है 1000 जो 4 डिजिट है, और 99 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट है, तो ये आपके मेंटली होना चाहिए, तो 99 100 हटा दो तो 900 नंबर जो बचे वो 3 डिजिट। तो पहले तो ये समझ लो कि 3 डिजिट नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 2 and 3, ये नंबर सिस्टम से बना, अगर आप मेरे से ऑफलाइन में पढ़े हो तो ठीक है,
नहीं तो हम नंबर सिस्टम का एक रिवीजन क्लास ले लेंगे। नंबर सिस्टम का रिवीजन देखो, जेई का सवाल है नंबर सिस्टम से कैसे बन गया कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड, तो अब ये नंबर सिस्टम हम पढ़ाते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड, सीधी सी बात। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो अगर टोटल 900 नंबर है, कितने 900 नंबर है, तो 6 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे भाई, ये भी तो प्रश्न है। तो 6 बन जाओ 6 और 6 5 जा 10, 150 नंबर होंगे भाई, समझ में आया? भाई मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 20 लड्डू हैं और 4 लड्डू देना है, तो कितने लोगों को देंगे? 4 का डिवाइड 20 में कर देंगे, तो 4 5 जा 20, तो 4 लड्डू देना है तो 5 लोगों को देंगे, 5 लोगों को देंगे। ऐसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टोटल 900 लड्डू हैं, तो कितने देने? 150 लोगों को। इसका मतलब 900 में 6 से डिवाइड होने वाले कितने लोग हैं? 150। ठीक, 6 के अंतराल पे आएगा, 6 के अंतराल पे आएगा, 6 फिर 12 फिर 18 है ना, 6 से डिवाइड होना यही तो नंबर है ना, 6 है 12 है 18 है 24 है। कॉमन सेंस आया कि नहीं आया? कॉमन सेंस आया कि नहीं आया? तो ऐसे ध्यान रखना कि टोटल 900 नंबर में 6 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, तो आप डिवाइड कर दीजिए, 150 नंबर है। और कह रहा है बट वो जो 3 डिजिट नंबर है वो नॉट डिविजिबल बाई 4 और 9। अब ध्यान रखना, जो नंबर 4 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है वो 36 से भी डिविजिबल होगा। 4 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, वो 36 से भी डिविजिबल होगा। पैरा डिविजिबल नंबर ही 36 होगा। 4 9 जा 36 और 9 4 जा 36। तो इसका मतलब है जो नंबर 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है वो 36 से भी डिविजिबल होगा। इस बात को भी याद रखना, वो 36 से भी डिविजिबल होगा, पक्की बात बता रहा हूं। तो अब बच्चों 36 से कितने डिविजिबल होंगे? वो 25 नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे, जो 36 से डिविजिबल होंगे। तो अब कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर बताओ दोस्त जो 2 और 3 से तो डिविजिबल हो, मतलब 6 से तो डिविजिबल हो, बट नॉट डिविजिबल 4 एंड 9, मतलब जो 36 से डिविजिबल ना हो। इसका मतलब कितने नंबर होंगे? तो कितने नंबर होंगे? तो 2 और 3 से डिविजिबल होने वाले 150, 4 और 9 से डिविजिबल होने वाले 25। तो ये वाले टोटल में से हटा दो, इनमें से हटा दो, तो ये वाले हटा देते हैं, तो कितने? 125। 125 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल हो रहे बट 4 और 9 से डिविजिबल नहीं होंगे, जो 36 से डिविजिबल नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? तो 125। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही था। नंबर सिस्टम भी आ जाता है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। एबीसी अगर एपी में है तो ये किस में होगा बेटा? ये ऑर्डर याद रखना है। अगर ये एपी में हुए तो ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं, T1 T2 T3, आप बस सब्ट्रैक्ट करके देखना, T2 माइनस T1, डू योर होमवर्क, T3 माइनस T2, डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा गारंटी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल सी बात। अब बच्चों फार्मूला पर हम काम करेंगे। फार्मूला बेस्ड हमारा सवाल आने वाला है और आ भी गया है, बहुत बेहतरीन। देखो भाई, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल टर्म देखिए, अगर हमें एपी ही बनानी है, ये फार्मूला ही बनाना है, तो मैं फिर कह रहा हूं ना, मेरी सीरीज मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पंडित सर पे फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला, मतलब कैसे फार्मूला का क्या आइडिया होता है, क्या आइडिया होता है, वो सीरीज चल रही है। अगर ये फार्मूला आया तो कैसे आया, वो लॉजिक में दे रहा हूं। और जो ब्रह्मास्त्र है उसमें सारे फार्मूला, ट्रिक्स, ऑथेंटिक, शॉर्टकट, रिजल्ट, पीवाईक्यू से जो आइडियाज आए वो मैं जल्दी रिवाइज करा रहा हूं इस ब्रह्मास्त्र के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा, इन दोनों चीजों को आप देख लो जाके, बहुत काम की चीजें हैं, वहां प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से पढ़ो जाके। अब देखो ध्यान से, देखो कोई भी अगर हमें एपी का टर्म बनाना है तो एपी का पहला टर्म क्या होगा? ए। अब जो डिफरेंस होता है वही ऐड कर देते हैं, तो दूसरा टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा टर्म ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर एक बार डी जोड़ दो तो ए प्लस 3d हो जाएगा। अगर इसका पैटर्न को सही से देख ले तो ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी,
फिर दूसरा क्या आएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यही तो आइडिया होगा। इसका n टर्म क्या होगा a प्लस जो टर्म पूछा n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे ये फार्मूला आया। कई बच्चे इसी को रट लेते हैं, कई बच्चे इसी को रट रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आइडिया भरा ही नहीं जा रहा है। भाई कोई भी फार्मूला का अगर आइडिया ब्रेन में है तो फार्मूला लंबे समय तक जिंदा रहता है, और उस आइडिया के दम पे प्रॉब्लम्स के जो लॉजिक्स निकल जाते हैं वो और इजी हो जाते हैं। कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फार्मूला तो यूज होता है, लेकिन उस फार्मूला का जो आइडिया होता है वो प्रॉब्लम में जेई लोग लगवा देते हैं और तुम लोग वहीं फंस जाते हो। तो कहते हो टफ टफ। जेई के सारे सवाल कठिन नहीं है, तो सारे सवाल एवरेज सवाल ही होते हैं। अगर सही से 2025 के सारे सवाल मैं कल दिखाऊंगा तो तुम देखोगे कि एवरेज ही सवाल है। अब देखो, तो बच्चों ये काम हो गया। अब मैं इसी पे एक सवाल, इससे सवाल तो बेसिक बहुत होते हैं, हमें वो सब नहीं कराने। ये सवाल है हॉट टाइप का, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का सवाल है कि भाई एम जो है एम में पद को डिनोट करता है। एम डिनोट द एम टर्म, ठीक है। तो एम जो है एम में टर्म, तो एम वाला पद क्या होगा, एम वाला ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये तो होगा, यही होगा। अब मेरा कहने का मतलब है इनमें से कौन सा सही होगा। तो हमें देख रहा हूं कि ए एम प्लस के और ए एम माइनस के दो तरह की बात पूछ रहा है। अबे यार एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी तो टाइपिस्ट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो अगर हम यहां से ए एम प्लस के जल्दी से निकाल लें तो क्या आएगा, ए प्लस ये एन का नाम हो गया, तो ये कितना आएगा एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। और ए एम माइनस के फास्ट एंड फॉरवर्ड निकालो तो ए प्लस एम माइनस के, सॉरी एम माइनस के और माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, ए प्लस एम डी प्लस के डी माइनस का डी, और ये हो गया ए प्लस एम डी माइनस के डी माइनस का डी। यस या नो। अब यहां से इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं। अगर ऐड करते हैं तो ए एम प्लस के प्लस ए एम माइनस के इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए तो ऐड करने पे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, और दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लो, ये आ जाएगा ए प्लस एम डी और माइनस का डी, यही तो आएगा। अगर इसको सही से ऑब्जर्व करेंगे तो ए प्लस एम के ए एम माइनस के बटे में 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा, सही से रीअरेंज कर लें तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी जो होता है वो ए एम होता है। ये चलो, तो मेरे दोस्तों ये कह रहा है कि ए एम की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो दिस सम अपॉन 2, दिस सम अपॉन 2, सी ऑप्शन इज राइट। अब आप बताइए, ढूंढने को तो हम एमवे के और भी सरल सवाल भी रख सकते थे, लेकिन उससे फायदा क्या है, हम रिवीजन करा रहे हैं तो सारे फार्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक जेई के पीवाईक्यूज और साथ में ऐसे सवाल का रिवीजन करा रहे हैं जो 90% बच्चे गलती कर सकते हैं। यहां टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 2 4 6 8 है तो 10वां पद बताओ, 10th टर्म बताओ, और ये कौन बताए 20 आएगा। अब वो थोड़ा पढ़ाने बैठे, वो तो क्लासरूम का काम होता है। यहां पर यूट्यूब पर अगर कोई बच्चा रियली, पहले तो सब बच्चे पढ़ते नहीं ऑनलाइन, बहुत सिंसियर बच्चा है वो मेरे से जुड़ेगा, और जब मेरे से जुड़ेगा तो जो 1.5 घंटे की जर्नी है उसका टाइम जो कंज्यूम हो रहा है उसका वैल्यू भी आनी चाहिए। और वैल्यू कब आएगी, जब उसके जो कॉन्सेप्ट में जहां उसके डाउट होते हैं वो मैं दूर कर सकूं, दूसरा फार्मूला रिवाइज कर सकूं, कैसे फार्मूला है उसका पैटर्न रिवाइज करा दूं, उस पर कौन सा सवाल पीवाईक्यू बना वो दिखा दूं, और ऐसे सवाल जहां पर झोल होता है या 90% स्टूडेंट गलत ही कर बैठते हैं उनको जल्दी से याद करवा दे, समझा दे, उनको महसूस करवा दे। तो ये आपकी रिवीजन क्लास बहुत शानदार होगी। आप बस देखिए, कमेंट जरूर करना जो बच्चा इस सेशन को देखे। जैसे इस क्लास में इस क्वेश्चन को देखिए, ये सवाल जेई मैथ्स, ये आप 2025 का सवाल लेके आए। आज की क्लास में पार्ट 1 में बहुत कम हो सकते हैं सवाल, यही थोड़े बहुत होंगे, लेकिन जो पार्ट 2 लूंगा
उसमें तो लेटेस्ट सवाल ही भरे होंगे और मैं दिखाऊंगा कि ये जो रिवीजन क्लास है कैसे उन लेटेस्ट सवाल यही 2025 के सवालों को मैं कैसे ब्रेक करूं, क्योंकि इससे कंटेंट की जो जो एक रिलेवेंट कंटेंट होता है उसकी पुष्टि होती है, प्रमाणिक होता है कि जो हम थ्योरी जो हम समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या ये सही में आईआईटी जेई को ब्रेक कर रहा है कि हम बोले जा रहे हैं दिलाए जा रहे हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट जब तक PY2 में लग ना जाए तब तक वो इनकम्प्लीट रहते हैं। तो मैं आपको ये आज उसके बाद पार्ट 2 में तो आप खुद ही महसूस करोगे लेटेस्ट सवाल ही आज की जो थ्योरी से कैसे ब्रेक होंगे। आज के जो आइडियाज है इनके मैं इधर उधर भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। जैसे इस सवाल को देखिए, सपोज दैट नंबर्स ऑफ द टर्म इन एपी इज 2k, मतलब एपी में जो नंबर्स हैं वो कितने हैं 2k नंबर है, 2k नंबर है, मतलब 20 नंबर 40 नंबर 50 नंबर ऐसे उसने बता दिया कि भैया 2k लोग इसमें बैठे हुए हैं। आगे बढ़िए, के अपना प्रकृति वाला जो नंबर है वहीं से आ रहा है, कोई बात नहीं। कह रहा सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म ऑफ द एपी इज 40। आगे हम ऑड टर्म का पहले से सिखा के चले, हमने कहा अगर ऑड टर्म की बात हो तो आपको कैसे लेट करना है, A1 फिर A3 फिर A5 और डॉट 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 डॉट। हमने आपको ये आइडिया दे रखा है 2k-1 और ऑड टर्म का सम कितना है 40। इसीलिए मैंने आपको रिवाइज कराया, इसीलिए आपको रिवाइज कराया था, एक एक चीज आप महसूस करें। सम ऑफ ऑल इवन टर्म इज 55। देखो ये मैं क्लास की स्टार्टिंग से ही लेके चला था, A2 A4 A6 एंड डॉट डॉट डॉट, इसको A2k बोलते हैं, एम आई राइट, इसको 2k बोलते हैं। देन दिस इज 55, दिस इज 55। तो बच्चों ये A1 A2k-1 40 है, ये A2 A4 A6 डॉट 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 55 है। अब नाउ हियर, अब यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं आगे पढ़िए कि कह रहा है कि द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। भाई लास्ट टर्म क्या हो सकता है a प्लस, तो लास्ट टर्म क्या होगा तो ये तो लास्ट टर्म ये लिखा हुआ है, अरे वाह लास्ट टर्म तो लिखा हुआ है, टोटल टर्म कितने 2k, तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म हो गया। तो लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म लिख लो a प्लस 2k-1 इंटू डी। जो लास्ट टर्म है वो एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाई 27। भाई इस लाइन का पोस्टमार्टम करते हैं, लास्ट टर्म जो है एक्सीड है मतलब ज्यादा है द फर्स्ट टर्म बाई 27। जो लास्ट वाला टर्म है वो पहले वाले टर्म से 27 ज्यादा है, 27 ज्यादा है। इसका मतलब है लास्ट टर्म में से पहला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा 27। भाई आखिरी वाला पद पहले वाले पद से 27 ज्यादा है, इसलिए 27 लोग ज्यादा है, तो आखिरी वाले में से पहला वाला घटाओ 27 के बराबर आ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आपको यहाँ पे नॉलेज एक मिल गई बेसिक की, 2k-1 इंटू डी इक्वल टू 7। इसको देख लेते हैं, नो सॉरी 27, ठीक है। अब बच्चों यहां से, अब यहां से सुनिए, यहां से एक लॉजिक आ रहा है, ये एपी के ही टर्म है, इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा डिफरेंस, घटाओ क्या आएगा डिफरेंस, अरे ये तो पढ़ाया हूं ना, डिफरेंस कितना आएगा डिफरेंस, और ये कितने बार है मेरे भाई, ये कितने बार है मेरे भाई, और इसमें इसको घटाओ कितना है 50। अब ये कितने डी 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 कितने बार के टाइम्स होगा, भाई के टाइम्स है तो के टाइम्स टोटल 2k पद है तो के टाइम्स हो गया, तो ये हो गया kd इक्वल टू 15, kd इक्वल टू 15। अपने को तो k बताना है ना, अपने को तो k बताना है दोस्त, अपने को तो k बताना है, तो kd इक्वल टू 15 हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर देखें तो 2d का मल्टीप्लाई करते हैं 2kd माइनस डी इक्वल टू 27, kd बराबर 15 है, जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है, तो kd बराबर 15, तो 15 टू जा 30, तो माइनस के डी 27 माइनस के 30, तो माइनस के डी माइनस के 3, डी इक्वल टू 3।
आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए k की वैल्यू। तो k की वैल्यू देखो, इस वैल्यू को यहां पे फिर पुट कर दो, तो k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5। बताओ, ये 2025 का सवाल है। सारे सवाल तो ना कठिन आते हैं, तुम सोचो सारे टफ आते हैं, जेई 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 हवा बनाए रखे हो, तो इतना बड़ा हवा भी नहीं है दोस्त। समझ में आया? तो ये हमारे ऑड टर्म का सम है, ये हमारे इवन टर्म का सम है। इवन में से ऑड घटाओ तो डिफरेंस आ जाता है, अगले में से पिछले घटाओ, 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 डी कितने बार आया, k बार, k d इक्वल टू 15। अब हम लास्ट में, हमें पता है लास्ट टर्म जो है वो पहले टर्म का अंतर करेंगे तो 27 के बराबर है। यहाँ पे हमने सॉल्व किया और इसमें जो के डी आया उस के डी का मान हमने 15 रखा, यहां से डी आया, डी को फिर रखा, के आ। बताओ, एक बार और देख लेना खुद से, बहुत मजा आए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 30 नंबर पे बाद में आते हैं। 2020 में जेईई पूछा, पहले कुछ रिजल्ट है उनको जल्दी से रिवाइज करा दे भाई, बहुत शानदार रिजल्ट आने वाले हैं। आप भी कहो सर कितनी मेहनत करी होगी आपने इसको बनाने में, एक तरह से आप कंप्लीट ही पढ़ा दे रहे हो। देखिए ध्यान से, एपी में ये कुछ ऑथेंटिक शॉर्टकट्स हैं। ऑथेंटिक शॉर्टकट मतलब है जो ट्रिक ना हो, जो प्रमाणित आए हो, प्रूव करके आए हो, वो ऑथेंटिक शॉर्टकट्स होते हैं। और मेरा भरोसा ऑथेंटिक शॉर्टकट्स में होता है, ट्रिक्स में नहीं होता है। हाँ, ऑथेंटिक शॉर्टकट्स को हमारे यहाँ क्लासरूम में ऑफलाइन में चिपकमा तरीका बोला जाता है। चिपकमा का आंसर चिपक गया, देखा, उत्तर लगा दिया। तो देखिए, अगर आपको ये दिख जाए कि एपी में पी कोई टर्म है, क्यू है, क्यू टर्म पी है, मतलब तेरे सामने वाली खिड़की में एक जैसा नंबर रहता है, कोई भी एनवा पूछे इन दोनों को ऐड करो और जो पूछा जाता है उसको घटाया जाता है। अरे बड़े मजे की बात है यार। अगर कोई कह रहा है भाई 10वां पद 20 है एपी में, 20वां 10 है, दोस्त जरा मुझे बताओ 13वां क्या होगा या 15वां क्या होगा या 16वां क्या होगा, ऐसे करके। तो देखो ये मैचिंग मैचिंग हो गया, तो 20 तो 10 कितना होगा, 30, 30 में 16 घटा दो, कितना आया आपका, आ गया 14। बताओ आंसर आए, 16वें नंबर पे क्या है वो हमें मिल गया, ये मजा। और इसका डी का मान ऑलवेज 2 है, डी का मान हमेशा -1, क्या होता है, -1। इसके डी का मान हमेशा -1 होता है, ऐसा कभी कोई पैटर्न ना जाए। और अगर इन्हीं का सम पूछा जाए तो 0 बोल के, जैसे कहे कि 20 तो 10, 30वां पद क्या हो, तो बोलना 0। क्यों, 30 जो है 10 प्लस 20 का सम ही है। कभी कभी कहते हैं विच टर्म इज 0, ये जेई के सवाल की लाइन में ऐड करते हैं, विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 0। तो आपको तुरंत सेंस ऑफ ह्यूमर काम करना चाहिए, मैचिंग मैचिंग, इसका 20 और 10 थी, 30th टर्म इज 0, काम खत्म हो गया। और ये भी शॉर्टकट देखिए, बड़ा शानदार शॉर्टकट है कि अगर पी में का पी गुना क्यू में का क्यू गुना बराबर हो तो पी प्लस क्यू बेटा 0 आता है। और करके देख लेना। हम कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे कहा फोर्थ टर्म का फोर्थ टाइम और फिफ्थ टर्म का फिफ्थ टाइम आपस में इक्वल है, चौथे का 4 गुना, पांचवे का 5 गुना भैया बराबर है। और कोई आपसे कहे भाई साहब 4 + 5 9वां पद कितना हो, बोला भैया 0 होगा। बोले यार दोस्त कैसे जानते हो, बोले दिस मैचिंग और इन्हीं का सम 0 आता है, 4 + 5 9 0, राइट। अब ये बड़े बड़े सवालों में काम करता है। जैसे अभी एक और ट्रिक समझा दें, एक और ऑथेंटिक शॉर्टकट समझा दें, फिर इस पे आते हैं। जेई बताओ, जेई ने 2020 में पूछा है सवाल, बारे जेई ये सवाल भी बहुत चर्चित है, क्लासरूम में तुमने पढ़ा होगा। इनके मैं ऑफलाइन रिजल्ट बनाता हूं तो आप देखते होंगे कैसे मैं समझाता हूं सब चीजें। देखो, अगर कभी भी दिखाई दे पीवा पद 1/q है और क्यूथ टर्म 1/p है, देखो तेरे सामने वाली खिड़की में उल्टा आदमी रहता है, पी का उल्टा 1/p, तेरे सामने वाली खिड़की में उल्टा आदमी रहता है। तो जब भी ये पैटर्न मिल जाए और आपको ए कोई पूछे तो इन्हीं का प्रोडक्ट का उल्टा कर दो, पी क्यू गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, उसका रिवर्स कर दो, और डी भी वही रहता है। और इनका कोई मल्टीप्लाई पूछे तो 1 होता है। अरे बड़ा बढ़िया सवाल है यार। आप कोई कहते फोर्थ टर्म इज 1/5,
फिफ्थ टर्म इज 1/4। तो ए बताओ, डी बताओ और 20th टर्म बताओ। ठीक है ना। तो मेरे भाई एपी के अंदर पूछा जाए तो मेरे भाई आपको ये नहीं बनाना कि a+3d = 1/5, a+4d = 1/4 घटा रहे हो, डी निकाल रहे हो, फिर ए निकाल रहे हो, फिर पसीना खून एक कर रहे हो। नहीं भाई, ये तो कैलकुलेशन में कहीं स्टेप में आ जाएगा, आपको रटा होना चाहिए मेरे दोस्त। तो इसका आंसर क्या आएगा? तेरे सामने वाली खिड़की में उल्टे आदमी रहते हैं। तो दोस्त ए का मान कितना आएगा? 5×4 = 20, उसका रिवर्स। 5×4 = 20, उसका रेसिप्रोकल। और 20th टर्म हमेशा 1 होगा। अब देखो यही 2020 से जो सवाल है वो देखो क्या सवाल आया मेरे भाई। देखो इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो आपका मैथ्स इजी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं रिवीजन के साथ साथ हाउ टू यूज योर ब्रेन इन योर एग्जाम सेंटर। आप हॉल में कैसे अपने ब्रेन का यूज कर सकते हो, ये हम वो भी सिखा रहे हैं। भैया जनाब पीछे चले जाओ, पीछे जाने में शर्म आ रही तुम्हें? ये देखो, ये 2020 में पूछा गया। क्या पूछा गया भाई साहब? एपी का, आंध्र प्रदेश का सवाल है। बोले दोस्त 10वां पद 1/20 है और 20वां पद 1/10 है। अच्छा ये सम पे पूछा है, किससे पूछा गया? अगर उसी रिजल्ट में मैं अभी डायरेक्ट लिख दे रहा हूं पीवा 1/Q हो और क्यूवा 1/P हो तो ए सबको रटा है और डी भी सबको याद हो गया है और पी क्यू वह भी सबको पता है और पी क्यू पदों का सम दिखाई दे तो उसमें एक ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। मैं आगे इसको पढ़ा दूंगा तो आप ध्यान रखना। अगर इसमें ए पूछा जाता तो 20 20 10 जा 200 तो 1/200। डी पूछा जाता तो 1/200। और अगर इसमें कौन सा पद ये कहा जाए विच टर्म इज 0, ओ सॉरी विच टर्म इज 1, विच टर्म इज 1 तो आप कहोगे 200 टर्म इज 1, 200वां पद एक हो। और 200 पदों का योग कितना होगा? सम ऑफ 200 टर्म। व्हाट विल बी द सम ऑफ 200 टर्म? व्हाट विल बी द सम ऑफ 200 टर्म? तो आपको 200 वाला फार्मूला नहीं लगाना, आप 200 में एक ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म हो गई भाई, बात खत्म हो गई। तो अगर ये 200 1/2 देखो यही है, इस 100 दूनी 200 में एक जोड़ा 200 1/2 बी ऑप्शन हो गया भाई। 100 दूनी 200 एक जोड़ते 200 1/2। आप बताइए दोस्त, बताओ दोस्त यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो पार्ट 1 जो आप पढ़ रहे हो आप सही में समझदार रहे होगे। तो आप नोटिस कर रहे हो एक तरफ से सारे आइडियाज लेके चलना, सारे आइडिया, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूला और प्रॉब्लम्स में सिर्फ प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर, कोई बेसिक प्रॉब्लम नहीं। वो आप मेरे से या किसी और से कहीं भी पढ़ रहे होंगे, हर टीचर उन प्रॉब्लम से ही शुरुआत करता है। पीवाईक्यू में तो एक आधे दिन लोग रहते हैं फिर भाग जाते हैं। ज्यादातर क्लासरूम टीचर 2-4 दिन थोड़ा बेसिक टाइप के सवालों में ही तुम्हें और इंटरटेन करते हैं। फिर भाई प्रीवियस क्वेश्चन की तो क्लास 1-1.5 दिन की होती है। लेकिन मैं चाह रहा हूं ऑनलाइन आके मैं जब आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं तो कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल की प्रॉब्लम जो जेई की जान है वो और प्रीवियस ईयर बस, और सीधी बात, नो बकवास, ओरिजिनल और रियल कंटेंट पे काम कर रहा हूं। फेक कंटेंट, फेक कंटेंट तो क्लासरूम में ऑफलाइन में सिखाने के लिए सिखाया जाता है, हम वो कंटेंट लेके नहीं चल रहे। सीधी सी बात, यहाँ आए हो अपने टाइम वैल्यू, अपने टाइम का वैल्यू समझो और यहां रियल में जेई ओरिएंटेड ही पढ़ो। जेई ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है तो भैया हलवा वाली पढ़ाई मैं नहीं देता। मैं इस चीज के लिए बहुत, टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, मैं बहुत ईमानदार। एग्जाम की जो डिमांड है हम वही लेवल रखते हैं, लेवल पे हम समझौता कर देंगे तो फिर ये फालतू का ड्रामा है यूट्यूब पर आकर, और कुछ नहीं, हमें रिवीजन कराना है बट हमने अपने लेवल के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। सीधी सी बात दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? तो लेवल के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है, मन से। हाँ बेसिक सवाल, मीडियम सवाल वो हमारी क्लासरूम सीट में, डीपीपीज में, असाइनमेंट, हर कॉन्सेप्ट के बाद एक मैं डीपीपी तैयार किया हूं। फिर पूरी जब चैप्टर हो जाता है
और सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तब मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ, वो भी लेवल 1 और लेवल 2 में देता हूँ, है ना। फिर मैं एक और असाइनमेंट देता हूँ, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर होते हैं, उसमें हम बच्चों को घुमाते हैं फिराते हैं, तब जाके मैं कह देता हूँ कि भैया अब इस चैप्टर से कोई सवाल आया, गारंटी मैं लेता हूँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है, एक दो सवाल चार नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया अपना, बढ़िया से जुगाड़े हो गई, सबका नोट्स बना लेना भाई, बहुत काम की चीज है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर अपना ही दे रहा हूं कि मैं ग्रुप अपना ही बना लूंगा। तो क्योंकि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, उसी में पीडीएफ ले लेना। कई लोग नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हो, भैया चलो काय को चाचा पीछे बढ़े। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 8077556915। सिर्फ व्हाट्सएप करना मेरे भाई, सिर्फ व्हाट्सएप करना। तो आपको जेई 2026 का जो टॉपर्स का जो ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ज्यादा उसमें बातचीत नहीं करोगे, सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड चीजें आपको प्रोवाइड होंगी वहां पर। मेरी ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है वो क्लास की लिंक आ जाएगी, फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला जो सीरीज है वो क्लास की लिंक आ जाएगी, और जो टॉपर्स के डाउट होते हैं वो धीरे से आएंगे। तुम्हारा कोई डाउट हो धीरे सॉल्व हो, लेकिन वहां कोई भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून फलाना डिमका नहीं चलेगा, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात होगी अगर उसमें आना है तो, नहीं तो मैं निकाल दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। बाकी बेकार की बातें, नॉनसेंस बातें बाहर करिए आप। ठीक है, आओ दोस्त। अब देखिए दोस्त, ये याद रखना बेटा कि अगर एपी का जो एनवा टर्म होता है वो लीनियर एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन, उसमें लीनियर ही विस्तार, कोई भी एनवा पद होगा एपी का, अगर मान लो टीएन बराबर, मान लीजिए 2026 में आप मेरे पास आए हो, 2027 में आपको आईआईटी में बैठा हुआ देखना चाहता हूं, तो ये नहीं देखना कि किस सीरीज का एनवा पद है, आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालने में नाली याद आ जाएंगी, फिर उनका डिफरेंस करने में आपको नाना भी याद आ जाएंगे, और फिर गड़बड़ हो गई तो बाबा दादी भी आपके साथ आ जाएंगे। तो ऐसा ना करके आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई ये एन प्लस बी टाइप का है, सर ये एपी का ही एन टर्म है, और डी निकाला नहीं जाता है, जो एन का कोफिशियंट होगा वही इसका डी होगा, बात खत्म हो गई। डी निकाला नहीं जाता है, जो एन का कोफिशियंट है वही डी होगा। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है सेम रिपीट हो रहा है तो वो भी एपी होगा, उसका कॉमन डिफरेंस 0 होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया 5, तो चाहे पहला पद हो तब भी 5, दूसरा 5, तीसरा 5, तो क्या होगा, एपी ही होगा। अब देखिए यहां पर इसे मैंने कह दिया क्यू, क्या कह दिया, क्यू, क्यू एन प्लस पी। बोले डी क्या होगा, बोले डी क्या होगा, ध्यान रखना, बोले डी क्या होगा, तो कई बच्चे क्या रट्टा लगा देते, सर ने कहा था एन का कोफिशिएंट, तो बोलते हैं सर डी जो है वो जो है क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। भाई भावनाओं में मत जाओ, यहां जो एन है उसका कोफिशिएंट, यहां जो एन है उसका कोफिशिएंट, अब यहां पे तो क्यू है तो क्यू का कोफिशिएंट, अब एन बोलो, अब बी का मान क्या बोलो, एन बोलो, ये गलत हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सवाल देते हैं, टी टी और पी बराबर कर दिया मैंने 2n, 2n पी एन प्लस क्यू, और हमने कहा भाई डी बताओ, तो लड़के बोलते एन का गुणांक पी, ये लो गलत हो गया। अबे यार अब पी देखो, पी तो अब पी का कोफिशिएंट एन है, अब एन बोल के जाओ, ये कॉमन एरर्स है, ये कॉमन एरर्स है, हमारे सवाल आते हैं उनके जब उन्होंने थ्योरी लिखी होती है, कोई बात लिखी होती है तो वहां स्टेप्स में ये बातें यूज होती हैं, और हमारे पास कॉमन सेंस गड़बड़ हो जाता है तो वहां मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नए फॉर्मूला की, आपको यही पता होगा एनथ टर्म, अगर अभी तक जो एनवा टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है दोस्त, ये वाला, ये स्टार्टिंग से है ना, ये वाला जो फार्मूला है वो स्टार्टिंग से कोई आदमी कहां लपक के बैठा है वो निकालने तरीका है। अब पीछे से बताना कि वो आदमी कहां पर है, तो फिर हमें क्या करना होता है, तो पीछे से हमें जब एनवा पद बताना होता है तो हमें नंबर ऑफ टर्म दिए जाते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म, तो हम क्या करते हैं, टोटल में से वो जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, +1 कर देते हैं, ये फार्मूला बन जाता है a + n - 1 × d।
a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये बात ध्यान रखना, ये नेचर है एपी का। जरा टिप्स को याद रखो कि अगर एबीसी अगर एपी में है तो बीच वाले का 2 टाइम्स करोगे, अगलिया बगलिया के योग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। ये इस पर बेस खूब बात सवाल आएंगे। अभी मैं कल की क्लास में पार्ट 2 में ही ले पाऊंगा पी बाई क्यू ज्यादा, तब ये सारी की सारी चीजें कैसे यूज होंगी वो हम बता देंगे, वो सब रिवाइज करा देंगे। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालने के 2 कौड़ी के सवाल तो देखे होंगे कि 2, x, -8 एपी में है तो x बताओ। अभी ये जमाना थोड़ा ना बचा कि x - 2 -8, -x, x और x आ गया 2x -8 प्लस का 2 तो 2x बराबर -6 तो x बराबर -3। अब ये जमाना नहीं है भाई। अब ये देखो जेई का सवाल है, पुराना ओल्ड क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। तो मैंने कहा सोचा लाओ यार इस तरह का, मैंने इस पे लिखा भी होगा हॉट्स लिखा होगा। हाँ हॉट नहीं, हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो 90% स्टूडेंट्स मार खा जाते। तो मेरी रिवीजन क्लास में पीवाईक्यू फोकस्ड है और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के प्रॉब्लम्स फोकस है। कोई बेसिक प्रॉब्लम नहीं पढ़ा रहा हूं, बेसिक बातें फार्मूला में ही ओरल में बता दे रहा हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूं ये क्लास कंपटीशन जेई ओरिएंटेड प्योर क्लास है। जो बच्चा पढ़ने वाला हो वो समझ भी ना होगा। तो बच्चों ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये एपी में। तो अपने को पता है कि इसका 2 टाइम्स कर दें, इसका 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स कर दें दोस्त, तो ये बराबर हो जाता है इन दोनों के सम के, इसका और इसका सम के इक्वल हो जाएगा। और अब ध्यान से देखो ये पावर है, ये लॉग की यहां आ जाएगी उड़ के, तो ये हो गया 2x - 5 का होल स्क्वायर। और ये सम में है तो प्रोडक्ट में हो जाता लॉग। लॉग की बेसिक क्लास में लेता हूं, नहीं तो इस पे भी एक रिवीजन ले लूंगा। ठीक है, अच्छा लॉग से लॉग कैंसिल आ गए, वो आउट हो गया, सेम बेस है। तो अब यहां पर वो x की वैल्यू क्या हो सकती है, वो x की वैल्यू आप रखिए और अपना सही आंसर को देखिए और मुस्कुराइए। अगर मान लीजिए x बराबर 3 सही आंसर है तो रख के देखिए, 3 3 2 6 6 में से 5 गया 1 तो 1 आ गया। और ये 2 2 3 जा कितना होगा 8 8 और 8 और 8 दूनी 16, 16 में 7 गया कितना बचा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 में 7 क्या 9, 9 बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो ये सही नहीं है क्या, 3 दूनी 6, 6 में 5 गया ये, तो x बराबर 3 सही है क्या, कोई मिस्टेक है क्या इस सवाल, इस सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। लॉग बेस 3, 3 दूनी 6 है ना। देखिए अगर कोई मिस्टेक हो गई तो हो सकता है वो भी एक कॉस हो सकता है, वो भी एक कॉस हो सकता है 8। हाँ तो आप इसमें चेक कर सकते हो, अगर कोई शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुई नहीं तो आपको बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। वो आप अपना होमवर्क देख लीजिएगा कि क्या चीज सही है। बाकी यही वाला रूल लगाएंगे 2b बराबर a प्लस सी। अब इसमें कोई अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी तो फिर ये वैल्यू नहीं, आप दूसरी वैल्यू रख के देखना, ये ना आए तो दूसरी वैल्यू रख के देखना, वो आपकी चॉइस है। हो सकता है 4 रखने पे आ जाए, इक्वेशन बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब आगे बढ़िए। अब इस बात को भी याद करके जाइए, समझते हुए जाइए कि भाई अगर कोई भी अगर कोई भी कांस्टेंट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ईच टर्म ऑफ एपी, तो भाई रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जो है एपी होगी। बहुत सिंपल सी बात है, अपनी 2 है 4 है, 2 4 6 8, इसमें मान लो कोई 3 को ऐड कर दे तो 5 आएगा, है ना, 7 आएगा, 9 आएगा, तो अभी भी तो एपी है। और कॉमन डिफरेंस भी नहीं चेंज होता है, अगर इसका कॉमन डिफरेंस 2 है तो इसका भी 2 ही है, अगर 3 सेम नंबर को ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्ट के केस में कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं होता है, बाकी एपी तो रहती रहती। और अगर हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई या नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें, कि डिवीजन में नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो से डिवाइड करोगे तो वैल्यू
कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर जाएगी। तो कहने का मतलब है नॉन जीरो नंबर डिवाइड करें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होगी, लेकिन डी चेंज हो जाएगा। देख लो जैसे 2 4 6 8 है, ये आपका एपी है। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 1 2 3 है तो एपी, बस इसका डी का मान कितना है 2 और इसका डी का मान कितना है 1, तो डी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के केस में सीरीज तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके डी चेंज हो जाएंगे, उसके डी आपस में चेंज हो जाएंगे दोस्त। इस बात को भी ध्यान रखना, इस बात को भी मेरे भाई याद रखना, ठीक है। ये आपका सवाल है, इसको आप लगा लीजिएगा। अगर ये एपी में है तो बोला ये किसमें होगा, तो ये आपका पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखना डिफरेंस सेम आएगा या इस तरह का पैटर्न आएगा, 2b बराबर a प्लस सी। तो आप पक्का बोल गया ना, कहना सर एपी है, क्या बोलोगे सर ये एपी है, बात खत्म हो गई। ये सिंपल सी बात है। ये सवाल बड़ा प्यारा लगा, ये आपका कंपटीशन का ही सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल लगा कि एबीसी अगर एपी में तो ये किस में होगा, थोड़ा सा क्रिएटिव लगा। इसको वैसे हॉट क्वेश्चन कह सकते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सवाल, बहुत बेसिक सवाल नहीं कहेंगे। तो इसकी जुगाड़ देखो यार दोस्त, ए के नीचे क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है, ठीक है। बी के नीचे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, बी चला गया, इसका बी सी रहा होगा, बी सी करने की दुनिया को आदत भी होती है, तो बी सी रहा होगा तो बी से भी कट जाएगा। सी के नीचे बी बचा है, सी नहीं बचा, इसका मतलब बी सी। इसका मतलब यहां से आइडिया लगा कि ए बी सी अगर एपी में, तो मैंने आपसे कहा कोई सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो भी वो एपी ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। बस सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ए अपॉन बी सी, ये बी से बी कट गया तो 1 अपॉन सी, सी से बी कट गया तो 1 अपॉन बी, ये भी बेटा किसमें होगा, एपी में ही होगा। तो ये भी आपका एपी में ही होगा, ये नाम गड़बड़ लिख गए, ये समांतर, ये हरात्मक, ठीक है, ठीक है ना। तो ये भी एपी में होगा, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों पार्ट 2 जो होगा, ध्यान रखना, पार्ट 2 में हम बताएंगे कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म दिए जाएं तो आपको टर्म ऐसे एपी में सेलेक्ट करने हैं, अगर आपको उन नंबर्स का सम दिया जाए या प्रोडक्ट दिए जाए तो आपको ऐसे टच करने। आपको फार्मूला सिखाएंगे, योग पर कहानी बताएंगे, आपको इस तरह के हॉट क्वेश्चन मिलेंगे। दे दनादन पीवाईक्यू 2020 का, फिर 2019 का, फिर ऐसे दो, ये भी बच्चों 2025 का पीवाईक्यू है, ये 2019 का है। तो अब इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। पार्ट 2 तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। सारा अर्थमेटिक मीन वगैरह सब, स्पेशल टाइप की सीरीज, एएम वगैरह की स्पेशल ऑर्डर की सीरीज सब इसमें होंगी बेटा। तो पार्ट 2 तो बहुत दमदार पिक्चर होने वाली है। पार्ट 2 को यहीं पर रखते हैं, पार्ट 1 को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। और ये पार्ट 1 का सफर मैं उम्मीद करता हूं बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत शानदार रहा होगा। और आप कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हर प्रोग्राम के पीछे बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को समझा भी जाए। ठीक है बेटा, तो सफर को अब यहीं पर स्टॉप करते हैं। और ये सफर आखिरी नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी का आज पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 2 की बात आने वाले हैं, और पार्ट 2 में सम और अर्थमेटिक मीन की पूरी बात समझेंगे, कैसे कोई चीज आई है उसको भी फील करेंगे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। बच्चों इस रिवीजन सीरीज में मैं कोई भी बेसिक सवाल नहीं करा रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के सवाल करिएगा, क्योंकि रिवीजन भी हो, साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड लेवल मेंटेन हो, तो आपकी क्वालिटी डेवलप होगी। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है, छोटे छोटे सवालों में लगा के तुम खुश हो जाओ, हम खुश हो जाए, पेपर में ना खुश हो जाओ, तब अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।